हेलो दोस्तों, ये जेपीएससी का हिस्ट्री का हमने सीरीज अभी तक क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले हमने प्राचीन झारखंड कर लिया, उसमें गुप्ता तक देखा था। फिर दूसरे में पार्ट में हमने गुप्तोत्तर काल का देखा था। तीसरे पार्ट में हमने ये सल्तनत कालीन देखा था और फिर उसके बाद मुग़ल कालीन देखा था। तो आज जो है ये उत्तर मुग़ल कालीन झारखंड का हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। ये सीरीज़ जो है पूरा जेपीएससी के लिए है और इसमें जितना भी हिस्ट्री है टोटल ये हमने माइंड मैप के थ्रू, आप देख सकते हैं ये पूरा माइंड मैप बनाया हमने। इसके थ्रू हमने ये पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। और इसमें जो जितना भी इम्पोर्टेंट है सबको हाईलाइट कर दिया गया है और वन बाय वन जो है बहुत अच्छा से, जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना हम लोग कवर कर रहे हैं, न ज़्यादा न ज़्यादा कम। ठीक है। और क्योंकि कम टाइम, काफ़ी कम बचा हुआ है, तो इसमें इतने कम टाइम पे हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, तो इसलिए ये माइंड मैप के थ्रू हमें ये आसानी से याद भी हो और बहुत कम टाइम पे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद ये देखने के बाद हमने ऑब्जेक्टिव भी देखना है। ठीक है, जितना भी सब्जेक्ट है सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है वो भी वन बाय वन देखेंगे और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा डिस्कशन किया जाएगा और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है वो भी दिया जाएगा। तो आज देखते हैं हमारे उत्तर मुग़ल कालीन झारखंड जो है ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर मुग़ल कालीन झारखंड। छोटा नागपुर खास का नागवंश, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, छोटा जो है ये छोटा नागपुर खास के नागवंश का शासक राम शाह परवर्ती मुग़ल बादशाहों का प्रथम बहादुर शाह का समकालीन था। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम का समकालीन नागवंशी शासक कौन था, तो उसका आंसर होगा राम शाह। ये कब से कब तक थे? 1690 से लेकर के 1715 तक। राम शाह के मरणोपरांत यदुनाथ शाह छोटा नागपुर का खास का नागवंशी शासक बने। मतलब ये राम शाह का देहांत के बाद, उनके गुजर जाने के बाद कौन? यदुनाथ शाह वहाँ के शासक बने। वह परवर्ती मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियार का समकालीन था। क्योंकि ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन होता है कि एक इसको मिलाने वाले क्वेश्चन, तो इधर हो सकता है कि आपको दे दे मुग़ल बादशाह के नाम और इधर जो है ये नागवंश के शासक का नाम, तो आपको ये सही कूट को मिलाने का क्वेश्चन दे दे तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा जो राम शाह था प्रथम बहादुर शाह प्रथम के था और यदुनाथ शाह जो था ये फ़र्रुखशियार के समकालीन था। उसके समय पलामू के चेरो राजा रंजीत राय थे और टोरी परगना पर कब्जा कर लिया था। जो ये चेरो राजा जो रंजीत राय थे उन्होंने क्या टोरी परगना पर कब्जा कर लिया था। किनका? ये नागवंश का जो था टोरी क्षेत्र, उन पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। टोरी परगना पर उसका अधिकार उसकी मृत्यु तक अर्थात 1722 तक बना रहा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि नागवंश के टोरी परगना पर किन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उसका आंसर होगा रंजीत राय। रंजीत राय कौन थे? ये चेरो राजा थे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। इसके बाद सालाना कर वसूलने के लिए बिहार के मुग़ल सूबेदार सरबुलंद खां ने 1717 ईस्वी में यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया। अब पहला क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि यदुनाथ शाह जो थे वो नागवंश के शासक थे, उन पे किन्होंने आक्रमण किया, तो उसका आंसर होगा जो बिहार के मुग़ल सूबेदार थे सरबुलंद खां ने उन पर आक्रमण किया। यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपए का नजराना देकर अपनी जान छुड़वाई। कितना दिया? 1 लाख। ये पूछ सकता है, रकम भी पूछ सकता है, कितना दे करके उन्होंने अपना ये कब्जा से बचा या आक्रमण से बचा, तो उसका आंसर होगा 1 लाख। सरबुलंद खां के आक्रमण ने राज्य की राजधानी दोईसा को असुरक्षित कर दिया, ये स्पष्ट होता है। ठीक है, अतएव रघुनाथ शाह ने पालकोट को नई राजधानी बनाया। अगर आपको याद होगा दोस्तों, पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें हमने देखा कि कैसे पहले जो कोखरा था, कोखरा से दोईसा को बना दिया गया था, राजधानी चेंज किया था, और ये जो अब यदुनाथ शाह जो थे अब ये पालकोट को नई राजधानी बना दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। यदुनाथ शाह के मरणोपरांत शिवनाथ शाह छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक बना। उसके समय 1730 में बिहार के मुग़ल सूबेदार फ़र्रुखुद्दौला ने शिवनाथ शाह से 12,000 रुपये नजराना वसूला। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि शिवनाथ शाह से
मुग़ल बिहार के जो सूबेदार थे फ़र्रुख़ुद्दौला ने कितना रुपया नजराना वसूला? तो ये होगा 12,000 रुपया। शिवनाथ शाह के मरणोपरांत उदयनाथ शाह 1730 से 1740 छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक बना। उसके समय 1733 ईस्वी में बिहार के नायाब सूबेदार अलीवर्दी खान ने टोकरी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से सालाना कर का निर्धारण किया। ये अलीवर्दी खान कौन थे? अलीवर्दी खान बाद में जाकर के ये बंगाल जो है उनका अपना शासन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने किनको क्या, ये यहाँ पे ये टोकरी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह को से सालाना कर लेने का निर्धारण किया। अब ये देखते हैं उदयनाथ शाह जो थे, ये इनका गुजर जाने के बाद मतलब मरणोपरांत ये श्याम सुंदर नाथ शाह छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा बने। उसके साथ ही मराठों ने नागवंश पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। अब अगर पूछा जाता है किसके समय मराठा ने ये छोटा नागपुर राज्य में आक्रमण किया, तो उसका आंसर होगा श्याम सुंदर नाथ शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। मराठों के आक्रमण का सिलसिला 19वीं सदी के प्रथम दशक तक चलता रहा। 1742 में मराठा भास्कर राव पंडित ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रविष्ट हुआ। वहाँ से बंगाल गया, पर बंगाल के शक्तिशाली नवाब जो थे कौन, अलीवर्दी खां द्वारा खदेड़ दिया गया। अलीवर्दी खां बहुत ये भी शक्तिशाली शासक थे, तो उन्होंने जैसे ये जो भास्कर राव पंडित जो है ये मराठा के जो सैनिक थे वो छत्तीसगढ़ से होते हुए बंगाल के रास्ते मतलब झारखंड के रास्ते से बंगाल जा रहे थे, पर बंगाल से उन्हें खदेड़ दिया गया। ठीक है, किन्होंने खदेड़ा? ये अलीवर्दी खान। खदेड़े जाने पर मराठे उड़ीसा के रास्ते अपने प्रदेश लौट गए। अगले वर्ष यानी 1743 में मराठा रघुजी भोसले भास्कर राव पंडित के नक्शे कदम पर झारखंड से गुजरते हुए बंगाल पहुंचा। पहले तो इन्होंने जो भास्कर राव पंडित थे उनको खदेड़ दिया गया, फिर ये अगले साल जो थे 1743 में ये जो रघुजी भोसले वो उन्हीं के भास्कर राव के पंडित के नक्शे कदम पर फिर झारखंड से होते हुए बंगाल पहुंचा। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां द्वारा शिकायत किए जाने पर मराठा पेशवा बालाजी राव बंगाल पहुंचा। ठीक है, ये बालाजी राव जो वह पेशवा थे वो बंगाल पहुंचे। पेशवा के आने की खबर पा करके रघुजी भोसले झारखंड के मानभूम जो कि आज का झारखंड से होता हुआ अपना प्रदेश को भाग खड़ा हुआ, क्योंकि ये पेशवा के अनुमति के बिना वो यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे। तो उनके आने की खबर में वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, किधर से, मानभूम से। ठीक, अब ये हो गया, ये देख लिया छोटा नागपुर खास के नागवंश। अब अगला ये देखते हैं पलामू के चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश का शासक साहेब राय परवर्ती मुगल बादशाह बहादुर शाह वन का और जहांदर शाह व फारूक शेर का समकालीन था। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बहादुर शाह का समकालीन चेरो वंश का कौन शासक था, तो उसका को साहेब राय। जहांदर शाह का भी पूछेगा तो भी साहेब राय, या फारूक शेर का भी साहेब राय। ठीक है, और ये साहेब शाह का ऐसे याद कर लीजिएगा 1697 से लेकर 1716 तक थे। साहेब राय के मरणोपरांत रंजीत राय जो 1716 से 1722 तक पलामू का चेरो वंश की शासक बना रहा। उसके समय में बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया। रंजीत राय ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से टोरी परगना छीन लिया और 1722 तक कब्जा में बनाए रखा। इन्हें हमने पहले पार्ट में देखा यहाँ पे कि ये टोरी परगना, यहाँ पे देख लीजिए ये टोरी परगना जो उसके अधिकार में ये 22 तक बना रहा। ठीक है, तो वही लिया था, किन्होंने किया था, ये किया था रंजीत राय ने। ठीक है, अब रंजीत राय के एक संबंधी जय कृष्ण राय ने रंजीत राय के एक संबंधी जय कृष्ण राय ने रंजीत राय को हराकर मार डाला और पलामू के राज्य को हथिया लिया। किसने मारा, ये देख रहे रंजीत राय ने किसको मार दिया, पलामू के जो थे ये
रंजीत राय को, ये संबंधी उनके थे जय कृष्ण राय, उन्होंने मार दिया था और उन पर कब्जा कर लिया था। उसके समय में बिहार का मुगल सूबेदार फारुकउद्दौला ने 1730 में 5,000 रुपये सालाना कर वसूला। 1733 में बने बिहार के नायाब सूबेदार अलीवर्दी खां ने अपने झारखंड अभियान के दौरान पलामू के चेरो वंश शासक जय कृष्ण राय के लिए 5,000 रुपये सालाना कर निर्धारित किया। अब ये जो भी है पलामू का जो पूरा है, अब ये जय कृष्ण राय संभालने लगे, क्योंकि उन्होंने इनको जो रंजीत राय का हत्या कर दिया था। अब ये 1740 में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन अहमद खां ने सैन्य अधिकार हिदायत अली खां ने पलामू के सालाना 5,000 कर निर्धारित किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये वाला जो जितना भी हाईलाइट किया हुआ ना ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी ये लोग करके हाईलाइट किया हुआ ये। हिदायत अली खां का आक्रमण बिहार के मुगल अधिकारियों द्वारा पलामू के चेरो के मामले में अंतिम हस्तक्षेप था। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए अंतिम हस्तक्षेप था। ये कौन सा? हिदायत अली खां द्वारा जो आक्रमण किया गया था ये अंतिम हस्तक्षेप था। इसके बाद मुगल का प्रभाव के स्थान पर मराठा का प्रभाव हावी हो गया, क्योंकि तब तक ये मराठा जो है ये बहुत मजबूत हो रहे थे और मुगल जो कमज़ोर हो रहे थे। तो इसके बाद ये जो है हिदायत अली खान द्वारा जो किया गया पलामू में ये आखिरी था, ये लास्ट अंतिम हस्तक्षेप था। उसके बाद जो है मुगल के जगह अब मराठों का प्रभाव हो गया। 1750 से 1765 के दौरान पलामू के राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ। दक्षिण पलामू चेरो राजवंश के कब्जे में रहा, जबकि उत्तरी पलामू में राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभाव बढ़ गया। चेरो वंश शासक जय कृष्ण राय का दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। इस तरह 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी मिलने के समय पलामू राजनीतिक अराजकता से ग्रस्त हो चुका था। आपने आपको पढ़ा होगा दोस्तों, बक्सर के बाद बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, बक्सर की लड़ाई के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, तो उस समय जो है ये पलामू का जो था ये अराजकता से भर गया था, मतलब एनार्की था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं था, क्योंकि ये षड्यंत्र का अखाड़ा बन गया था। पलामू पर कब्जा करके उसके इच्छुक किसी बाहरी शक्ति के लिए स्थिति सर्वथा अनुकूल थी। कोई भी बाहरी शक्ति वहाँ पे आकर के आराम से कब्जा कर सकता था। इस स्थिति का अंग्रेज़ों ने पूरा फायदा उठाया। ठीक है, इसके बाद इसमें पलामू ने अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार बन जाता है। अब देखते हैं सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम का सिंह वंशी शासक काशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकार प्रवर्ती मुगल बादशाह प्रथम बहादुर शाह वन का समकालीन था। ये देखिए दोस्तों, हम सबको ये समकालीन करके बनाया हमने। जैसे बहादुर शाह का पहले देखा, ये छोटा नागपुर का नागवंश का बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह जैसे आया, फर्रुखसियार आया, पलामू का उस तरह दिखा। अब ये सिंहभूम का वैसे देखते हैं। एक ऑर्डर में पढ़ने से, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने से हमें क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है। अगर क्वेश्चन अगर आए तो वो आसानी से समझ में आएगा और अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं काशीराम सिंह के बाद छत्रपति सिंह सिंहभूम का सिंहवंशी शासक बना। छत्रपति सिंह के बाद अर्जुन सिंह वन सिंहभूम का राजगद्दी पर बैठा। अर्जुन सिंह वन के बाद जगन्नाथ सिंह सिंहभूम के सिंहवंशी शासक बना। उसके दो पुत्र थे, पुरुषोत्तम सिंह व विक्रम सिंह। जगन्नाथ सिंह के बाद उसके पुत्र जो पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम के वंश के राजगद्दी पर बैठा। पुरुषोत्तम सिंह के बाद उसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय जो है ये सिंहभूम के शासक बना। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ये सरायकेला राज्य की स्थापना कैसे हुई ये देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अर्जुन सिंह द्वितीय जो था उनका लालन पालन उसके चाचा विक्रम सिंह ने किया था, इसलिए उसने अपने चाचा को एक जागीरदारी दी जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता था। ठीक है, सिंहभूम पीर कहा जाता था। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए सिंहभूम पीर किसे कहा जाता था, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। जो अर्जुन सिंह द्वितीय जो थे तो उन्होंने अपने चाचा को एक जो जागीरदारी दी थी उसको, उस जगह को सिंहभूम पीर कहा जाता था, जिसमें 12 गांव शामिल थे। विक्रम सिंह ने इस जागीर का विस्तार कर उसे एक राज्य का रूप बना दिया, जिसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। बाद में ये राज्य सरायकेला राज्य के नाम से जाना जा गया। विक्रम सिंह ने पाटकुम राज्य से कांडू और बंगसाई पीर छीन ली। ये जो पीर जो होते, ये पीर मतलब जितना भी ये कांडू पीर या बक्साई पीर, ये सब ये जागीरदार होता था। ये बहुत सारे गांव मिलकर के एक जागीर बनते थे। ठीक है, उनको इन्होंने छीन लिया।
इसी तरह उसने उत्तर पूर्व में गम्हरिया, पीर और खरसावां पर अधिकार कर राज्य का विस्तार किया। उसके वंशजों ने सरायकेला राज्य का और भी विस्तार किया। शीघ्र ही वे न केवल सिंहभूम के मूल राज्य पोरहाट राज्य से स्वतंत्र हो गए, बल्कि शक्ति व समृद्धि से भी उसने आगे निकल गया। जो उसका जो अपना राज्य जो थे ये सिंहभूम से भी ये बड़ा बन गया। पोरहट के सिंहवंशी राजा अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकार अमर सिंह हुआ। अब ये देखते हैं हजारीबाग क्षेत्र का राजवंश जो था। रामगढ़ के राज्य के शासक दलेल सिंह थे। दलेल सिंह जो थे ये 57 वर्षीय दीर्घ शासन काल के बाद रामगढ़ राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। दलेल सिंह ने 1718 ईस्वी में 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर उसकी 6 एक राज्य था, ठीक है, उनके राजा जो है उनका राज्य मगर सिंह थे, उनकी हत्या करके कई क्षेत्र पर कब्जा कर लिए थे। किन्होंने किया था? ये दलेल सिंह ने किया था। किंतु ये मगर सिंह के पुत्र रणवस्त खां ने नरहत समिया के जमींदार के सहयोग से 1724 ईस्वी में रामगढ़ के नरेश दलेल सिंह पर पराजित कर खोए हुए जो प्रदेश थे वो वापस कर लिए गया। जो इससे दलेल सिंह जो थे, इनका जो मगर सिंह को जो हत्या करके उनके जो कब्जा कर लिया था क्षेत्र पर, तो इनका पुत्र जो था दलेल सिंह का पुत्र क्या, रणवस्त खां, उन्होंने जमींदारों के सहयोग से 1724 में जो खोया हुआ जो जागीर था, जो क्षेत्र था, वो वापस कर लिया था। अब ये लास्ट देखते हैं दोस्तों, ये संथाल परगना क्षेत्र के राजवंश। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय अजीमुशान बंगाल में था। उसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने पिता बहादुर शाह प्रथम की सहायता के लिए बंगाल से प्रस्थान किया। रास्ते में राजमहल जो है साहिबगंज जिला में अभी पड़ता है, वो अपने पुत्र फर्रुखसियार हरम तथा खजाना को छोड़ दिया गया। ठीक है, वहाँ पे फर्रुखसियार को और अपना हरम और खजाना को यहाँ पे कहाँ छोड़ दिया, ये राजमहल में छोड़ दिया। और बहादुर शाह वन की गद्दी पर बैठने के बाद वह राजमहल लौट आया। 1710 ईस्वी में फर्रुखसियार अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल आया। ठीक है, ये राजमहल में कौन आया था प्रतिनिधि के रूप में? ये फर्रुखसियार आया था, ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो ये पार्ट भी उत्तर मुगल कालीन झारखंड ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिर्फ हमारा एक बचा हुआ है, वो है ये झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। इस तरह हमने ये पूरा जो हिस्ट्री है ये झारखंड का, ये इस तरह पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला सब्जेक्ट देखेंगे और फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।